गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस को पढ़ेंगे, जो कि क्लास 12th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। एंड इसमें हम केवल एनसीईआरटी को ही पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जेनेटिक्स में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो देखो, जेनेटिक्स में हमें दो चीज़ों से डील करना है। पहला इनहेरिटेंस एंड दूसरा वेरिएशन। अब जैसे हमें पता चला कि जेनेटिक्स में हमें इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस को डील करना है, तो व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड व्हाट इज वेरिएशन, ये दोनों क्वेश्चंस आते हैं मन में। ठीक है, तो अब समझते हैं दोनों को डिफरेंट वे में। देखो, इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कैरेक्टर पास होते हैं पेरेंट से लेके प्रोजनी तक। तो इनहेरिटेंस क्या है? अ प्रोसेस, इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजनी। प्रोजनी मतलब ऑफस्प्रिंग, यानी कि बच्चे। तो ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ कि जेनेटिक्स में हमें स्टडी करनी है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में। इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या देखते हैं कि जो पेरेंट्स के कैरेक्टर हैं वो प्रोजनी तक यानी उनके बच्चों तक कैसे पहुंचते हैं, और ये प्रोसेस ही आधार है। किस चीज़ का आधार है, यानी बेसिस किस चीज़ का है? ऑफ हेरिडिटी। सो इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। तो नाउ अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, देन क्या बोल सकते हैं हम? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। अब बात आती है वेरिएशन की। तो वेरिएशन इज व्हाट? वेरिएशन इज अ डिग्री। वेरिएशन एक डिग्री है। कैसी डिग्री? बाय विच progeny differ from their parents, differ from their parent। अब देखो, दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं कि इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में डिफरेंस क्या दिख रहा है। इनहेरिटेंस तो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि माता पिता से यानी कि पेरेंट्स से बच्चों पे कैरेक्टर पास कैसे होते हैं। ठीक है। दूसरा वेरिएशन में हमें यह पता चलता है कि देखो, कैरेक्टर तो पास हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं या जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स के एग्जैक्टली सिमिलर तो नहीं होते, कोई ना कोई डिफरेंस जरूर आता है। ठीक है, तो वो डिफरेंस बताने वाला ही वेरिएशन है। वेरिएशन नाम से ही क्लियर है कि वेरिएशंस कर रहा है, डिफरेंट चीज़ें आ रही है ना। सो अब आता है, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। बिल्कुल पॉइंट वाइज एनसीईआरटी को ही पढ़ेंगे, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अभी केवल हम एनसीईआरटी को ही रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, जो ह्यूमंस थे पहले, एंशियंट टाइम की बात अगर हम करें तो 8000 टू 1000 BC की बात है, बिफोर क्राइस्ट की बात है, कि उस समय ही ह्यूमंस को ये बात पता चल चुकी थी, लोगों को ये बात पता चल चुकी थी कि व्हाट इज द कॉज ऑफ वेरिएशन। इनको क्या पता था? कॉज ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो क्या पता था इनको? कॉज ऑफ वेरिएशन, यानी कि ये जानते थे कि कॉज ऑफ वेरिएशन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही अंदर कहीं छुपा हुआ है। इनको ये पता था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही कहीं ना कहीं इस बात का रीज़न दिया गया है कि आखिर वेरिएशंस होते कैसे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही कहीं ना कहीं हिडन है। तो क्या बोल सकते हैं? कॉज ऑफ वेरिएशन वॉज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
ह्यूमंस को ये बात पता थी, ठीक है। तो ह्यूमंस न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 8000 to 1000 BC दैट वन ऑफ द कॉज ऑफ वेरिएशन वाज हिडन इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो अलग बात थी कि उसके अंदर कैसे छुपा है, कैसे वेरी कर जाती हैं चीज़ें, आगे कैसे बढ़ती हैं। तो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक जो पॉइंट्स थे वो इनको क्लियर नहीं थे, साइंटिफिक बेसिस पे उतना नहीं पता था। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये बात जानते थे कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तभी कुछ ना कुछ वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे ये लोग क्या कर रहे थे, वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे वेरिएशंस को। कहाँ से कर रहे थे, एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशंस that were naturally present in the wild population of plant. In the wild population of plant and animals, ठीक है। तो उस टाइम पे ही ये लोग क्या एक्सप्लॉइट कर पा रहे थे वेरिएशंस के बारे में, जो प्लांट और एनिमल्स थे वाइल्ड पॉपुलेशन के, उनके अंदर जो भी वेरिएशंस आ रहे थे वो ये इनको पता था, एक्सप्लॉइट कर रहे थे वो, राइट। कैसे पता था, कैसे एक्सप्लॉइट कर पा रहे थे, तो उसका आंसर आएगा टू selectively breed and select, to selectively breed and select for organism, to selectively breed and select for organism that possessed desirable character, that possessed the desirable character। अब देखो उस टाइम पे लोग वेरिएशंस को कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे थे, कैसे निकाल पा रहे थे। उन्होंने देखा कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं या वाइल्ड प्लांट्स हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर कुछ ना कुछ नेचुरली वेरिएशंस प्रेजेंट हैं, और उसी में से अगर हम कुछ ब्रीड सेलेक्ट कर लें अपने डिज़ायरेबल कैरेक्टर की, जो हमें चाहिए, तब हम उसके अंदर डिफरेंट वेरिएशंस को देख सकते हैं, यानी कि ब्रीड को बेटर बना सकते हैं, चाहे वो प्लांट की हो या फिर वो एनिमल की हो, ठीक है। इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, through artificial selection, and domestication from वाइल्ड काउस। जैसे कि आज हम लोग जानते हैं कि एक बहुत ही वेल नोन इंडियन ब्रीड है जिसका नाम है, काऊ की, जिसका नाम है साहिवाल। साहिवाल काऊ कहाँ पाई जाती है, यूजली पंजाब में, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या बताने की कोशिश की गई है कि पहले के लोग किस तरह से वेरिएशंस को एक्सप्लॉइट करते थे। वो देखते थे कि दो डिफरेंट ब्रीड ले लो जो बेटर कैरेक्टर की हैं, जो हमें चाहिए कैरेक्टर, और फिर अगर उन दोनों को क्रॉस करा दें और एक नया ब्रीड बनाएं तो उस तरह से हमको एक बेटर ब्रीड भी मिल जाएगी और हमें ये भी पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे देखो वेरिएशंस हुआ। बट एक्चुअल में ये हो कैसे गया ये बात उन्हें नहीं पता थी, राइट। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक काम कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर रिजल्ट निकल के आ रहा है,
लेकिन वो रिजल्ट उस काम को करने से ही क्यों आ रहा है ये आपको नहीं पता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनको ये बात तो पता थी कि इनहेरिटेंस है कोई चीज़, वेरिएशंस भी है कोई चीज़, बट इसका कोई साइंटिफिक बेसिस है इसका, वो उसके बारे में बहुत कम आइडिया था। सो दे हैव अ लिटिल आइडिया, उनको बहुत कम आइडिया था, लिटिल आइडिया अबाउट साइंटिफिक बेसिस, साइंटिफिक बेसिस ऑफ देयर फिनोमिना। ठीक है, राइट। तो ये फिनिश है। अब आते हैं हमारा मेंडल के बारे में। मेंडल्स के लॉज क्या क्या थे, कैसे दिया लॉज, उन्होंने क्या क्या वर्क किया, है ना। तो इसमें नंबर 1 पे आता है, देखो अप्रॉक्सीमेटली मिड 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें, मिड 19th सेंचुरी, यही वो टाइम था जब, जैसे कि एनसीईआरटी में लिखा ना कि यही वो टाइम था मिड 19th सेंचुरी जब इनहेरिटेंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए, इनहेरिटेंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक हेडवे बना था। मतलब एक तरह से खुल के लोग आए थे, एक रास्ता बना था कि हाँ अब इसके बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग हो पा रही है, कुछ चीज़ें समझ में आ पा रही हैं। सो मिड 19th सेंचुरी में ही मोस्टली एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। ग्रेगर जॉन मेंडल भी इसी बीच में अपना वर्क किए थे। जैसे मेंडल का वर्क, मेंडल ने किस पे वर्क किया था, पूरा नाम पहले तो बता देते हैं, ग्रेगर जोहान मेंडल। अब इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाएंगे। पहला, नंबर 1, ग्रेगर जॉन मेंडल ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, देन यू विल गेट आंसर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किस प्लांट या एनिमल पे किया, देन यू विल गेट आंसर कि इन्होंने अपना हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट गार्डन पी पे किया। गार्डन पी का बोटेनिकल नेम क्या है, पाइजम सटाइवम। तीसरा क्वेश्चन आता है कितने टाइम तक किया, मतलब कितने दिन महीने साल इनको लगे थे इस तरह के एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने में, तो टोटल 7 ईयर्स, 7 ईयर्स लगे थे। 1856 में इन्होंने स्टार्ट किया था एक्सपेरिमेंट को करना और 1863 में कंप्लीट कर पाए थे। तो एक लंबा ड्यूरेशन लग गया, 7 साल लगे ग्रेगर जॉन मेंडल को अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करने में जो गार्डन पी पे कर रहे थे। तब जाके उन्होंने इनहेरिटेंस के लॉज को दिया। मतलब इतना, ये 3 पॉइंट्स जब कंप्लीट होंगे एक साथ, तब जाके उन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में कुछ बातें बता पाई। राइट। अब मेंडल के बारे में खास बात ये थी कि ये मैथमेटिशियंस थे, है ना, और एक चर्च के प्रीस्ट थे, बाद में चर्च के प्रीस्ट बने थे। तो ऐसा पहली बार हुआ था कि बायोलॉजी की फील्ड में किसी ने मैथमेटिकल लॉजिक को इन्वॉल्व किया या फिर स्टैटिस्टिक एनालिसिस की, यानी कि ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ जब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हुआ एंड मैथमेटिकल लॉजिक का यूज़ किया गया। किसमें, इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी।
राइट। तो बायोलॉजी की फील्ड में सबसे पहले मैथमेटिकल लॉजिक लाने वाले मेंडल ही थे। इन्होंने ही बताया था कि गार्डन पी में अगर हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो किस तरह से लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने दे पाए, फिर वो इनहेरिटेंस के लॉज क्या थे, राइट। इनके एक्सपेरिमेंट में सैम्पलिंग साइज बहुत ज़्यादा था, मतलब जो सैंपल ले रहे थे वो ज़्यादा थे, सैम्पलिंग साइज काफ़ी ज़्यादा था, सैम्पलिंग साइज लार्ज था। और सैम्पलिंग साइज लार्ज होने की वजह से ज़्यादातर जो डेटा ये कलेक्ट कर पा रहे थे, और वो ज़्यादातर डेटा जो कलेक्ट किया उसी की वजह से लॉज ऑफ इनहेरिटेंस भी दे पाए थे। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सैम्पलिंग साइज नहीं होता है ना, तो उतना डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का डेटा वो निकाल नहीं पाते और फाइनली कंक्लूजन भी नहीं दे पाते। तो ये पॉइंट हो गया। अब देखो, मेंडल ने गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट किया था ना। गार्डन पी पे जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने कुछ अपोजिंग ट्रेड्स लिए थे, टू अपोजिंग ट्रेड्स। दो अपोजिट ट्रेड्स लिए। ट्रेड्स को कॉमनली लोग कैरेक्टर्स भी बोल देते हैं, बट ट्रेड्स एंड कैरेक्टर्स थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। जैसे कि ट्रेड एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो जाता है, और कैरेक्टर एक ऐसी चीज़ है जो ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रेड्स के फॉर्म में आ सके, मतलब वो पास ऑन हो रही हो या ना भी हो रही हो। बट अगर ट्रेड लिखा है तो मतलब स्पेसिफाई कर दिया कि हम एक जेनेटिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है टॉल और ड्वार्फ का। इस तरह के और भी बहुत से इन्होंने कैरेक्टर्स लिए थे। तो टोटल 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए। टोटल 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए। तो इसमें सबसे पहले एक तरफ लिख लेते हैं कैरेक्टर्स, एंड सेकेंड तरफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। नंबर 1 पे आता है स्टेम की हाइट। जो प्लांट लिया था पौधा, उसकी हाइट क्या है। तो अगर हम स्टेम की हाइट की बात करें तो हाइट का कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड क्या था, या तो वो टॉल है या फिर ड्वार्फ है। इसमें भी ये दो तरह के कैरेक्टर्स हो गए। देखो, कॉन्ट्रास्टिंग में भी एक हुआ डोमिनेंट, दूसरा हुआ रिसेसिव। तो जो पहला लिख रहे हैं वो डोमिनेंट है, और जो बाद में लिख रहे हैं वो रिसेसिव है। डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जो नेक्स्ट जनरेशन में आने पे खुद को डोमिनेट कर जाए या एक्सप्रेस हो जाए, और ड्वार्फ यहाँ पे रिसेसिव है, यानी कि रिसेसिव कैरेक्टर वो है जो एक्सप्रेस ना कर पाए खुद को डोमिनेंट की प्रेजेंस में। नंबर 2, फ्लावर कलर। अब फ्लावर कलर कैसे थे, वायलेट एंड वाइट। नंबर 3, फ्लावर की पोजीशन। फ्लावर की पोजीशन क्या थी, या तो फ्लावर एक्सियल पोजीशन पे था, मतलब ऊपर की तरफ, या फिर टर्मिनल साइड साइड में था। फोर्थ कैरेक्टर था पॉड शेप।
जैसे पॉट शेप है वैसे ही पॉट कलर भी था। तो अगर हम पॉट शेप की बात करें तो या तो ये इन्फ्लेटेड था, इन्फ्लेटेड शेप का था, या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड था। और पॉट कलर ग्रीन या येलो। नंबर 6 एंड 7। 6 पे आएगा सीड कलर एंड सीड शेप। तो पहले लिख लेते हैं सीड शेप देन सीड कलर। सीड शेप क्या था यहाँ पे? सीड का शेप या तो राउंड था, मतलब बिल्कुल गोल, या रिंकल्ड था थोड़ा सा, जिसको झुर्रीदार बोलते हैं, रिंकल्ड। और सीड कलर था येलो एंड ग्रीन। अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन दो कलर्स में। कौन से दो कलर्स? सीड कलर में, बिकॉज ये येलो ग्रीन है, यहाँ पे येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है। और पॉड कलर में यहाँ पे ग्रीन डोमिनेंट हो गया बट येलो रिसेसिव था। तो इसको याद रखने का बड़ा आसान एक तरीका है कि देखो येलो एंड ग्रीन दो कलर हैं, ये तो फिक्स है ना। बस एक जगह ग्रीन डोमिनेंट है, दूसरी जगह येलो डोमिनेंट है, तो हमें एक याद रखना है। और अगर हम एक याद रखेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसका रिवर्स हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने एक गेम का नाम सुना होगा, पबजी, राइट। तो पबजी में पी पहला टर्म है, पी फॉर हम समझ लेंगे पॉड, और जी फॉर ग्रीन। इसका मतलब पॉड में ग्रीन डोमिनेंट है, और अगर ग्रीन डोमिनेंट है तो क्लियर हो गया, येलो वाला रिसेसिव होगा। और अगर पॉड में ग्रीन डोमिनेंट है तो इसका मतलब सीड में येलो डोमिनेंट होगा, राइट। तो हम इसको इस तरह से रिवर्स याद रखेंगे, है ना। अब जैसे कि अभी हमने बताया कि मेंटल ने जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उन्होंने क्या किया था फाइनल एक्चुअली आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन यानी कि किसी मेथड के थ्रू करना, नेचुरली ना हो, प्लांट के अंदर अपने आप करना, अलग से करना, तो इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन भी बोलते हैं। पॉलिनेशन का पूरा एक टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको पढ़ाया गया होगा, और यहाँ पे भी जल्दी ही उसके लेक्चर्स डाल दिए जाएंगे। तो मेंडल ने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन कराया था पी प्लांट्स पे, एंड इन्होंने यूज किया सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। सेवरल यानी कि कई, ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स हैं क्या? ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स का क्या मतलब है? तो देखो, ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन का मतलब सीधा सीधा है कि एक ऐसा लाइन या कैरेक्टर जो कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा हो, और कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन जो करता है वो एक स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस शो करेगा, है ना। तो ये क्या हुआ ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन? मतलब जो कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा हो। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब खुद से ही पॉलिनेट कर रहा है, यानी एक प्लांट का फूल अपने ही फूल को, अपने ही फ्लावर को पॉलिनेट कर रहा है। एंड सेल्फ पॉलिनेटर की वजह से क्या दे रहा है वो? स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस। मतलब एक ही करेक्टर, अब क्योंकि वो सेल्फ पॉलिनेशन है तो करेक्टर बदलेगा ही नहीं, है ना। जैसे मान लो रेड रोज पे कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है और दूसरा कोई प्लांट के साथ उसका क्रॉस नहीं कराया गया, रेड रोज अपने ही रेड रोज के साथ में कर रहा है क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, तो क्या होगा? रोज हमेशा रेड ही रहेगा, राइट। तो वो बदलेगा ही नहीं, स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा एक ही तरह का कैरेक्टर एक्सप्रेस करता रहेगा कई जनरेशन तक। तो मेंडल ने, अगर हम ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट की बात करें तो 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज ली थी मेंडल ने।
1/4 यानी 14th ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज ली थी। अगर ये क्वेश्चन आता है कि कितने पी प्लांट वैरायटीज ट्रू ब्रीडिंग की मेंडल ने लिया था, तो 14th आंसर आएगा। ठीक है, जो कि सिमिलर थी एक्सेप्ट फॉर वन करेक्टर विद कंट्रास्टिंग। यानी देखो ये हाइट है, हाइट के ही सारे प्लांट ले लिए, लेकिन कोई टाल होगा कोई ड्वार्फ होगा। फ्लावर कलर सबका वायलेट ही हो सकता है या वाइट होगा, है ना। तो इस तरह से कोई डिफरेंट नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो वैरायटी क्लियर है। हाइट वाला अलग, फ्लावर वाला, पोजिशन, पॉट शेप, तो एक फिक्स वैरायटीज ली थी, इस तरह की 14 वैरायटीज। तो इसी के साथ हमारा ये मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस का टॉपिक, अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो 5.1 टॉपिक पूरा फिनिश हो गया, है ना। एंड स्टार्ट का जो इंट्रो में दिया गया है, थोड़ा सा इंट्रो प्लस 5.1 टॉपिक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ये ऑलरेडी फिनिश है। नेक्स्ट टॉपिक होगा 5.2 में हम लोग पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और ये नोट्स आपके काम आएंगे। थैंक यू।